Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of August 2021। तो 24 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपको द हिंदू की नोट्स चाहिए तो आप TEMSIAS.com TEMSIAS.com में जाकर के नोट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा पूरा जितना भी यूपीएससी का कोर्स है, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि उसको TEMSIAS में पोस्ट्स के थ्रू डालना शुरू करें। तो आप लोग ज़रूर इस वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए और अपने आप को एडेड रखिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। दूसरी चीज़, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल की इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तीसरी चीज़, चलो एक एक्स्ट्रा चीज़ बोल देता हूँ कि आप लोग को अगर शर्म आ रही है वीडियो लाइक करने में तो किसी और से करवा लो, लेकिन प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है कंटेंट वीडियोस का तो आप उसको लाइक करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना पसंद आए आप करिए, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है एंड आपको लगता है कि ये देखने लायक चीज़ है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए एंड शेयर करिए। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। अब आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। A, all the political parties in the parliament are represented in the government. B, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. C, the government is elected by the people and can be removed by them. And D, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है। दूसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रियम्बल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। दूसरा कह रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट ईदर। सी कह रहा है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। एंड डी कह रहा है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा आंसर सही है रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। आप पॉज कर लीजिए, आंसर कर लीजिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। पहला सवाल जो मैंने पूछा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है पार्लियामेंट को एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय इट। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में लिखा है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होता ना, फिक्स्ड टर्म से पहले भी कई बार गवर्नमेंट रिमूव हो जाती है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से कहना चाहिए इंपरेटिव है, इनिशिएटिव है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाज नेवर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रादर इट वाज अ जुडिशियल, एक तरीके से कहना चाहिए कि इनिशिएटिव। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ें तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट वन, टू ओनली विल बी द आंसर। एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखिएगा, डी आंसर है। अब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली दूसरे पार्ट से कोई अलग लीगल बेसिस नहीं है प्रियम्बल का, इसलिए डी विल बी द आंसर फॉर दिस। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 3 आंसर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते हैं, आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बताता हूं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द वेरियस कॉस्ट्स दैट आर इन्वॉल्व व्हेन अ साइक्लोन हिट्स एनी स्टेट। कौन कौन सी अलग अलग कॉस्ट हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं जब एक साइक्लोन किसी स्टेट पे आता है, मतलब कि क्या क्या नुकसान होता है। कॉस्ट्स इन्वॉल्व का मतलब होता है कि किस किस तरीके का नुकसान होता है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, बहुत प्यारा आंसर आप लिख सकते हैं। प्लीज़ डू राइट एन आंसर फॉर दिस, है ना। और मैं नीचे आपको वेबसाइट बता दूंगा, वेबसाइट में भी जा करके आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, हैंड रिटन अपलोड करना है तो। और आप यहाँ पे आपके यूट्यूब में भी कमेंट कर
सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको दूसरा इसका पार्ट दिया है, हाउ कैन दीज डैमेजेस बी मिनिमाइज, किस तरीके से इन डैमेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला कि कौन कौन सी वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व है एंड डैमेज को कम कैसे किया जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू राइट। मूव करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट है। पहली जो न्यूज़ है वह सिमहाद्री पीवी प्रोजेक्ट, यानी कि एक सोलर प्रोजेक्ट है सिमहाद्री नाम का फोटोवोल्टाइक, क्या कहना चाहिए, सोलर पैनल प्रोजेक्ट है। नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सबको नाम सुना होगा, एनटीपीसी का नाम सुना होगा। एनटीपीसी ने कमीशन किया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट ऑन द रिजर्वायर ऑफ इट्स सिमहाद्री थर्मल स्टेशन इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो लोकेशन कहाँ पर है सिमहाद्री की, सिमहाद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। वहीं पे फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट जो है स्टार्ट किया गया। तो सिमहाद्री की लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। सिमहाद्री प्रोजेक्ट जो है कोल बेस्ड, वैसे सिमहाद्री स्टेशन है, इज़ द फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट एन ओपन सी इनटेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल विच हैज़ बीन फंक्शनल फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो ये 2000 मेगावाट का कोल बेस्ड सिमहाद्री स्टेशन है। वैसे ये आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम वाले रीजन में आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। And this is the first solar project to be set up under the flexibilization scheme of coal power plant। तो coal power plant के flexibilization scheme के अंतर्गत इसको establish किया गया। ये पहला solar power plant है जो कि flexibilization of coal based power plants के scheme के अंतर्गत किया गया। और ये जो flexibilization of coal based power plant था ना, ये स्कीम 2018 में आई थी, ये भी याद रखेगा। A floating solar installation which has a unique anchoring design is spread over 75 acres in an RW reservoir। तो ये जो फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है, तो इसका जो एरिया है लगभग 75 एकड़ का एरिया है, 75 एकर्स का एरिया है, देयर इट इज स्प्रेड इन दैट एरिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 1 लाख सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से इसमें पावर जनरेट की जाती है। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी आप सबको पता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में और एलईडी एक्टिविटी के काम में इन्वॉल्व है। इसके अलावा एनटीपीसी कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड है एंड इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का आता है, दैट जुरिस्डिक्शन इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड एनटीपीसी का जो कोर फंक्शन है वो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और किसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एनटीपीसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन इंडिया को। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पावर कंपनी इन इंडिया विद एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 62,086 मेगावाट। तो इंडिया की ये लार्जेस्ट कंपनी है जो कि पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है, और इसकी कैपेसिटी है लगभग 62,086 मेगावाट की। एंड इट हैज़ वेंचर्ड इनटू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग एक्टिविटीज एज वेल, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोल माइनिंग एक्टिविटीज एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी काम करती है। अगली जो न्यूज़ है वो है तालिबान ने लगभग 100 ऑफ इट्स फाइटर्स, 100 से ज़्यादा इनके अपने लड़ाकों को पंजशीर वैली में भेजा है। तो तालिबान ने क्या किया है, पंजशीर वैली में अपने 100 से ज़्यादा लड़ाकों को, मतलब हज़ारों लड़ाकों को कहना चाहिए, भेजा है पंजशीर वैली में। तो पंजशीर वैली अफगानिस्तान का एक ऐसा एरिया है विच इज़ येट नॉट कंट्रोल्ड बाय तालिबान। तो अभी भी तालिबान के कब्जे में जो एक रीजन नहीं है वो है पंजशीर वैली। और पंजशीर वैली लगभग 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल लोकेटेड है एंड द वैली इज़ नियर द हिंदू कुश माउंटेन रेंज। तो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज के करीब है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पंजशीर रिवर द्वारा, इट इज़ डिवाइडेड बाय द पंजशीर रिवर। तो पंजशीर रिवर द्वारा इसको डिवाइडेड है एंड इट इज़ रिंग्ड बाय द पंजशीर माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड कोहिस्तान माउंटेन्स इन द साउथ। इसमें एक पार्ट्स हैं, पहले ऊपर नॉर्थ में पंजशीर माउंटेन्स आएंगे, बीच में पंजशीर रिवर आएगी, और साउथ में जो है वो कोहिस्तान माउंटेन्स आएंगे, ठीक है ना। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड द डिफिकल्ट टेरेन मेक्स अ वैली अ नाइटमेयर फॉर इन्वेडर्स। इसीलिए पंजशीर वैली अभी तक किसी के कब्जे में नहीं आई, क्योंकि ये जो इसका टेरेन है दैट इज़ अ नाइटमेयर फॉर इन्वेडर्स, बहुत खतरनाक है और यहाँ पे इन्वेड करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस वैली हैज़ रिपीटेडली प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन अफगानिस्तान मिलिट्री हिस्ट्री। अगर आप अफगानिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री देखें तो उसमें पंजशीर वैली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और केवल एक एक्सेस पॉइंट है रीजन का, दैट इज़ थ्रू द नैरो पैसेज ऑफ पंजशीर रिवर एंड इसको बहुत ही ईजिली डिफेंड किया जा सकता है। बहुत ही नैरो पैसेज है पंजशीर रिवर का जहाँ से लोग
एंट्री करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे पंजशीर वैली का क्वेश्चन क्यों मैंने आपको बताया, तो इसका रीज़न है कि 2018 में अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो ये क्वेश्चन देखो, अलेप्पो सामने सीरिया लिखा है, किरकुक आगे यमन लिखा है, मोसूल आगे पैलेस्टीन लिखा है, मज़ार शरीफ आगे अफगानिस्तान लिखा है। तो ये पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, आपको बताना था। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको मोसूल तो पता है कि पैलेस्टीन में नहीं है, मोसूल इज़ नॉट इन पैलेस्टीन। एलिमिनेशन कैसे काम करता है, तो देखो तीसरा एलिमिनेट हो गया, तो जैसे ही तीसरा एलिमिनेट हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन हट गए, तो 2 एंड 3, 3 एंड 4 हट गया, ये क्लियर आपको पता है। अब बचा 1 एंड 2, 1 एंड 4, तो फोर्थ आपको पता था कि अफगानिस्तान में है ही, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है बी 1 एंड 4, 1 एंड 4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार कठिन लगेगा, कुछ एक आध पार्ट नहीं बनेगा आपसे, जैसे हो सकता है आपको मोसूल का क्लियर ना हो, या आपको हो सकता है कि इसमें आपको ये आपको पैलेस्टीन का अलेप्पो क्लियर ना हो, किरकुक क्लियर ना हो, बस आपको मोसूल और मज़ार शरीफ अगर बन रहा होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की लोकेशन ज़रूर आप दिमाग में रखिएगा, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं आगे, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। पहली न्यूज़ आपको दिखेगा, रशियन स्टील फ्रिगेट टू कम इन 2023। तो फर्स्ट ऑफ द 2 एडिशनल क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट। पहले तो याद रखेगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट हम कहाँ से ले रहे हैं, तो इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय रशिया। याद रखिएगा, रशिया द्वारा बनाया जा रहा है क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट, और ये हमको दिया जाएगा बाय 2023, 2023 तक ये हमको मिल जाएगा। क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट, याद रखिएगा, क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट। अब इसकी जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी स्पीड्स भी लिखी गई हैं। ये सी को गार्ड करने के लिए, बेसिकली सी को गार्ड करेगा। इसकी स्पीड 30 नॉट्स के आसपास है, डिस्प्लेसमेंट लगभग 4000 टन्स के अलावा के आसपास है। इसमें आर्सेनल्स कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कौन कौन से हथियार यूज़ कर सकते हो, तो ये ब्रह्मोस यूज़ किया जा सकता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके अंदर एक आर्सेनल के रूप में यूज़ किया जाएगा। एंड इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का। एंड द शिप हैव रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकाउस्टिक्स एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर्स आर लेस। चूँकि ये स्टील्थ फ्रिगेट है, इसलिए इसमें जो रडार क्रॉस सेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकाउस्टिक्स है, इंफ्रारेड सिग्नेचर्स है ना, ये यूज़ किए जाते हैं। एंड द 2 शिप्स विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया डायरेक्टली, एंड 2 विल बी बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2 बनाएगा, और 2 हम कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट, याद रखिएगा, क्रिवैक क्लास स्टील फ्रिगेट। इसके अलावा 2 कौन बनाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये सब चीज़ें जो होती है ना, उसके अंतर्गत। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी फ्रंट पेज की, मोदी नॉन कमिटल ऑन बिहार टीम्स डिमांड फॉर कास्ट सेंसस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि कास्ट सेंसस हो। इसका रीज़न क्या हो सकता है, थोड़ा सा कास्ट सेंसस के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में डिमांड चल रही है कई पार्टीज़ द्वारा, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, अपना दल हो, है ना, एंड इन्होंने डिमांड ये की है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस होने का रीज़न क्या है, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। सिंपल सा रीज़न ये है कि हर 10 साल में आप सबको पता है कि एक सेंसस होता है, उसमें जो पॉपुलेशन है दलित्स की, आदिवासीज़ की, वो तो रिकॉर्ड हुई है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, बट OBCs को कभी काउंट नहीं किया गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को कभी काउंट नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा देखें तो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग जो डेटा है, वो मंडल कमीशन बोलता है कि 52% जो है वो OBCs हैं, 52% OBCs हैं मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। स्कूल इनरोलमेंट का अगर डेटा देखें तो वो कहता है कि केवल 45% OBCs हैं। अगर NSSO का सर्वे देखें 2007 का, तो NSSO का सर्वे बोलता है कि 41% OBCs हैं। एंड ये जो है ये काफ़ी 41% से हमने देखा, 41% से लेकर के 52% का डेटा आ रहा है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, और इसको जो कलेक्ट करना है काफ़ी हरकूलियन टास्क है, सॉरी, तो काफ़ी बड़ा टास्क है। और 2011 में ये सेंसस ऑलरेडी किया जा चुका है, 2011 में ऑलरेडी सेंसस किया जाता है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि 2011 के सेंसस में एरर आ गई थी, ठीक है ना, इसलिए डेटा रिलीज़ नहीं किया गया था। तो ऑलरेडी 2 बार ये सेंसस किया जा चुका है, पहले ये ब्रिटिशर्स के टाइम में भी किया जा चुका था, है ना। दिस सेंसस हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। 1930s का टाइम था, 1931, 1931 में ऑलरेडी किया जा चुका था। एंड 2011 में इसलिए नहीं पब्लिश किया गया, बोला कि एरर है, ठीक है ना।
इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे इसका एक और फॉल बैक हो सकता है कि क्यों कास्ट सेंसस नहीं कर रही गवर्नमेंट। इसका रीज़न ये है कि जैसे जाट हो गए हरियाणा में, पटेल हो गए गुजरात में, महाराष्ट्र में, है ना, मराठास हो गए, एंड ये जो है ये भी ओबीसी कैटेगरी डिमांड कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर कास्ट सेंसस हुआ तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनकी डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ जाए और ये अपने आप को इंक्लूड करवाने के लिए फिर वायलेंट या दूसरे मेजर्स अपनाने लगें। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों कास्ट सेंसस को अवॉइड किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, है ना। बट जो बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिमांड रखी है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और अभी रिसेंटली आप सबको पता भी होगा कि उस पार्टीज़ को पावर दे दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई है कि वो भी अपनी ओबीसी लिस्ट अलग से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद तो और ज़्यादा उन्होंने डिमांड बढ़ा दी है कि भैया आप तो ओबीसी की लिस्ट बताओ, हम तो बस आपको बताएंगे कि ओबीसी की लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, किसी नई कम्युनिटी को इंक्लूड करके उसके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है बेसिकली, है ना। आप देखते हैं उसको किस तरीके से आगे टर्न्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं, एक न्यूज़ है यहाँ पे, प्लान टू डिपोर्ट 60,000 चकमाज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश स्लैम्ड। तो अब यहाँ पे चकमा ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक प्रपोजल को स्लैम किया जिसमें उन्होंने, जिस प्रपोजल में ये था कि 60,000 लोगों को हु आर पीपल बिलोंगिंग टू चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी, तो ये दो कम्युनिटी के नाम याद रखिएगा, चकमाज एंड हजोंग कम्युनिटी, दे आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड इन्होंने इसको काफ़ी इस आइडिया को स्लैम किया और कहा है कि ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट इंडियंस, वी आर इंडियंस बाय बर्थ। तो अब अगर आप देखिए प्रेजेंटली जो चकमा कम्युनिटी वहाँ रह रही है, 94% ऑफ द चकमा एंड हजोंग सेटल्ड इन द प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश, दे आर इंडियंस बाय बर्थ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। एक्चुअली में जो चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी के लोग हैं दे वर ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स। तो ये जो लोग थे ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स, जो कि आप प्रेजेंट डे आपको पता होगा कि बांग्लादेश वाले रीजन में चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट, अगर आप है CHT जिसको बोलते हैं चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन, तो ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। तो 1964 से 1968 के बीच में इन कम्युनिटी के लोगों को, चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी के लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया था इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाला रीजन, जो कि अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाला रीजन वो अरुणाचल प्रदेश बना, एंड वहीं पे आपको चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी के लोगों को लाया गया था। तो पहली चीज़ अगर आपको तो पूछ रहा है कि चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी प्रेजेंट डे तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से लाए गए, तो ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट फ्रॉम बांग्लादेश। एंड कब लाए गए, तो 1964 टू 1968 में लाए गए थे, ठीक है ना। एंड एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 90% से ज़्यादा जो चकमा हजोंग कम्युनिटी के लोग हैं दे आर इंडियंस बाय बर्थ, ठीक है ना। दे वर ब्रॉट हियर ड्यूरिंग 1960s, 1964, 68। अब जो प्रेजेंट डे है उसमें काफ़ी जो वहाँ पे जो बर्थ हुई है इसके बाद, तो प्रेजेंटली दे आर इंडियंस बाय बर्थ ओनली, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखो अगली न्यूज़ है, कम्युनिस्ट मार्टियर्स टू रिमेन फ्रीडम फाइटर्स। तो अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक न्यूज़ बताई जिसमें मैंने बताया था कि मोपला रिबेलियन के, या मप्पीला रिवोल्ट भी इसको बोलते हैं, या उसको मालाबार रिबेलियन भी बोलते हैं, तो इसके जो फ्रीडम फाइटर्स को जो मार्टियर्स कहा जाता था वो अब रिमूव किया जाएगा। 387 नेम्स विल बी रिमूव, क्योंकि जो ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, उसने एक कमेटी बनाई थी 3 मेंबर की, जिसने ये स्टडी करके बताया था कि जो मप्पीला रिवोल्ट था वो मुस्लिम्स द्वारा किया गया एक रिलीजियस रिवोल्ट था अगेंस्ट द हिंदूज, दैट वाज टारगेटेड अगेंस्ट द हिंदूज। ना ही उसमें कोई एंटी नेशनल, मतलब ना ही कोई इसमें एंटी ब्रिटिशर नारे लगे थे, ना ही ब्रिटिशर्स में किसी को मारा गया था। तो वो जो रिवोल्ट था वो एक रिलीजियस रिवोल्ट था, ना कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए था। इसलिए जो 387 नाम एक अलग से डायरेक्ट डिक्शनरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बनी है। डिक्शनरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स में 387 नाम थे जो कि मप्पीला रिवोल्ट से रिलेटेड थे, उनको अब रिमूव किया जाएगा। साथ ही कई लोगों ने डिमांड की थी कि जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है ना, कम्युनिस्ट मूवमेंट है जिसमें कयूर, करीवेल्लूर, कुरुम्बई अपराइजिंग, पुन्नप्रा वयलार, ये अलग अलग अपराइजिंग्स हैं। तो इसमें इनके नामों को भी रिमूव करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो 3 मेंबर कमेटी है उसने ये कह दिया क्लियरली कि नहीं, कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो लोग हैं उनके नाम रहेंगे, लेकिन जो ये आपका मप्पीला यानी कि मोपला रिवोल्ट था उसके नाम जरूर डिलीट किए जाएंगे, बिकॉज सिंस इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, ना कि एक फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मूवमेंट था। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं एडिटोरियल पेज में क्या एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल है तोक्ते यास
एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है साइक्लोन्स के ऊपर कि जो साइक्लोन्स आते हैं जैसे कि तौकते आया, यास आया। तौकते यास अगर देखो दोनों अलग अलग कोस्ट में आए, एक गुजरात कोस्ट में आया, दूसरा आपका उड़ीसा कोस्ट में आया, ठीक है ना। तौकते आया था आपका गुजरात कोस्ट में, यास आया था आपका उड़ीसा कोस्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया, डैमेज टू नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो टू एग्रीकल्चर बट ऑल्सो टू हाउसेज एंड ऑल्सो टू ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डैमेज जो होती है वो बिल्कुल मल्टी अलग अलग तरीके से आती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, दूसरा एग्रीकल्चर को डैमेज होता है, हाउसेस को डैमेज होता है। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो फिशरमैन्स को, फिशरी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो ये सारी डैमेज होती है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स। पहले ऑथर ने कहा है कि लगभग अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा को देखें तो लगभग 199 पीपल हैव डाइड, 37 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड एंड इकोनॉमिक लॉसेज वर अबाउट 320 बिलियन, यानी कि 4.3 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग जो आपका नुकसान था इन साइक्लोन्स में वो हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा 0.45 मिलियन हाउसेज वर डैमेज्ड, है ना, 0.45 मिलियन हाउसेज वर ऑल्सो डैमेज्ड, 2.5 मिलियन पीपल वर इवैक्यूएटेड टू साइक्लोन शेल्टर्स एंड रिलीफ कैंप्स। तो ये ऑलरेडी हर बार ये जब भी साइक्लोन्स आता है ना तो लगभग इतने ही फ्रीक्वेंसी का डैमेज जो है वो होता रहता है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि देखो आजकल के टाइम में जो साइक्लोन्स हैं वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। क्या रीज़न है कि साइक्लोन्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं? रीज़न है जो ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर जो इतना बढ़ता जा रहा है, आप सबको पता है कि साइक्लोन्स की जब आप कंडीशन पढ़ेंगे ना, साइक्लोन्स किस कंडीशन में होता है तो उसमें लिखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। मतलब कि टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होता भी जा रहा है, तो गर्मी ठंडी कैसे ही मौसम हो, टेम्परेचर अब ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज़्यादा है। तो ये रीज़न है कि जो साइक्लोन्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ साइक्लोन्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ दैट, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने एक और बताया कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है लगभग 7500 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है। इसमें 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो इस कारण से जो मेजर ऑफ लॉस है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। लगभग 262 मिलियन पीपल आर एक्सपोज्ड टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज। 262 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सुनामी एंड साइक्लोन्स के ऊपर मतलब कि एक्सपोज्ड हैं। इसके बाद ऑथर ने एक और चीज़ बताई है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेटा माने, वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस का डेटा माने तो अराउंड 200 मिलियन सिटी रेसिडेंट्स वुड बी एक्सपोज्ड टू स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स बाय 2015 इन इंडिया। तो इन्होंने भी डिजास्टर के रिगार्डिंग डेटा दिया कि लगभग 200 मिलियन सिटी रेसिडेंट्स ऐसे होंगे जो कि स्टॉर्म्स या अर्थक्वेक से अफेक्टेड रहेंगे बाय 2050। अब ऑथर ने इसके बाद बात की है इकोनॉमिक कॉस्ट की। तो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया ऊपर आपको कि कितने ज़्यादा मात्रा का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव है अगर आप साइक्लोन की बात करें तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट की टर्म्स में सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर है, जिसमें 29% ऑफ द टोटल डिजास्टर रिलेटेड डैमेजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे डैमेज किस में होते हैं? इकोनॉमिकली फ्लड्स में। फ्लड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपके साइक्लोन्स में आते हैं। फ्लड में लगभग 62% का डैमेज है और साइक्लोन्स में लगभग 29% का डैमेज है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो थर्ड मोस्ट लीथल डिजास्टर इंडिया में आफ्टर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। अर्थक्वेक एंड फ्लड के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा लीथल डिजास्टर है साइक्लोन्स। याद रखेगा, साइक्लोन इज द सेकेंड मोस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डैमेज। सबसे अधिक इकोनॉमिक डैमेज फ्लड्स में होती है, फिर साइक्लोन्स में होती है। इसके अलावा अगर आप लिथैलिटी की बात करें तो थर्ड मोस्ट लीथल डिजास्टर है इंडिया में। फर्स्ट अर्थक्वेक है 42% का एंड दूसरा फ्लड है 33% का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें टोटल फर्टेलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फर्टेलिटीज़ भी हुई हैं। थोड़ा फर्टेलिटी कम ज़रूर हुई है, क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है साइक्लोन्स के केस में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। द अर्ली वार्निंग सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन इंडिया साइक्लोन्स को अर्लियर डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा हमारा इवैक्यूएशन रिहेबिलिटेशन भी काफ़ी फास्ट है, जिस कारण से फर्टेलिटीज़ कम होती जा रही हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ें इंडिया डिजास्टर का डाटा और उसका गवर्नमेंट का अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने ज़ीरो फैटेलिटी अप्रोच रखी है। मतलब कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी डिजास्टर में, तो ज़ीरो फैटेलिटी अप्रोच उसको कहते हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अगर आप साइक्लोन्स का देखें तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे इंक्रीज होता है, क्योंकि साइक्लोन का बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, खेती किसानी, फिशरी सेक्टर, हाउसेज, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि हमको कोशिश करनी चाहिए और आइडिया लेना चाहिए उड़ीसा से। उड़ीसा ने एक्चुअली में 1999 के साइक्लोन के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज की, चाहे वो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो कोस्टल वार्निंग सिस्टम हो वार्निंग देने का, चाहे कोस्टल इवैक्यूएशन हो, चाहे साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। तो दूसरे जो स्टेट्स हैं जो कि आपके कहना चाहिए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनको सीखना चाहिए किससे, उनको उड़ीसा से सीखना चाहिए। एंड उड़ीसा की केस स्टडी के रूप में आप स्टडी कर सकते हैं। एंड जो स्टेप्स उड़ीसा ने लिए हैं वही स्टेप दूसरे स्टेट अगर लें तो निश्चित तौर पे जो साइक्लोन से होने वाला जो नुकसान है उसकी मात्रा को वो कम कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इस डिजास्टर को। दे कैन बेटर मैनेज दिस डिजास्टर। ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए कि क्या करना चाहिए। तो पहला सजेशन तो ये है कि इंप्रूव करो अपना साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। अपने साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करो और अपने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान को रिवैम्प करो। मतलब कि प्रेजेंट डे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए आप अपने जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स हैं उसको रिवैम्प करो और अपने जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है उसको इंप्रूव करो। दूसरा गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट वाइडन एंड कवर अंडर शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। एंड मैनग्रूव्स और जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे मैनग्रूव्स और ये सब हो इनको रीजनरेट करना चाहिए। मैनग्रूव्स को जो कोस्टल रीजन में है जो कि अभी कम होते जा रहे हैं उनको रीजनरेट करना चाहिए। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि मिटिगेशन मेजर्स हो गए, साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो कि साइक्लोन रेजिलिएंट हो, है ना। बांगर सीमेंट से बनाओ, सस्ता नहीं सबसे अच्छा है। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरीके से यूज़ करना है, ऐसे सीमेंट को यूज़ करना है। घर बनाओ तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही बनाओ, है ना। जैसे बोलते हैं ना वो घर तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही बनेगा, बाकी चाहे मैं रोड में आ जाऊँ। तो वही वाली बात है कि यही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। बांगर सीमेंट से बनाओ, अल्ट्राटेक से बनाओ, जो भी करो। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि ये देखने की ज़रूरत है कि कैनल्स को इम्प्रूव रहें, एम्बैंकमेंट्स इम्प्रूव रहें, वाटर लॉगिंग ना हो किसी भी लो लाइंग एरिया में, ये सारी चीज़ें। फिर डिजास्टर रेजिलिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। ऑथर ने कहा कि हाउसिंग तो हो गया, डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसिंग हो गई, अब डिजास्टर रेजिलिएंट पावर इंस्टॉलेशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है ना। फिर इसके अलावा ऑथर ने कहा कि हेल्दी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट के बीच में हेल्दी कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा टू कलेक्टिवली डिज़ाइन डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स। तो हेल्दी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, सेकंड एडिटोरियल में आते हैं। दूसरा एडिटोरियल है द इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है कि किस तरीके से कोविड के बाद जो इंडियन इकोनॉमी है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी अपना एक रिपोर्ट निकाला, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोलते हैं। तो पहले तो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है। तो इसने अभी रिसेंटली एडवांस इकोनॉमीज़ का मतलब कि जो इकोनॉमीज़ हैं उनका जो ग्रोथ रेट कितना होगा कितना नहीं होगा उसको रिवाइव करने की कोशिश की। तो उसमें एडवांस इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस तो इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन एशिया के लिए जो इंडिया और ये सब कंट्रीज़ हैं इनके लिए प्रोजेक्शंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा जो रीज़न ऑथर ने बोला है वो रीज़न है कि इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में जो वैक्सीनेशन है वो अभी भी प्रॉपर स्पीड से नहीं चल रहा है ना। वैक्सीनेशन अभी प्रॉपर स्पीड से नहीं चल रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो अब ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की और दूसरी कंट्रीज़ की जो एशिया में है। ठीक है ना। तो दैट इज़ द बिग डिफरेंस। एडवांस्ड इकोनॉमीज़ को अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मूव कर रही हैं टुवर्ड्स वैक्सीनेशन। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो एलोकेशन ऑफ फंड है, जो कोविड आया, कोविड के बाद जो फंड्स एलोकेट किए गए या कहना चाहिए जो अलॉट किए गया पैसा, वो एक तो काफ़ी नहीं था और अगर काफ़ी था तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया। जिस भी सेक्टर में काफ़ी था वहाँ पे उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया गया। ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा बैंक से लोग लोन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पुराना डेट स्टॉक इतना ज़्यादा हो गया है
कि वो अभी पुराना माल की ही बिक्री नहीं हो पाई है, तो नया प्रोडक्शन किस तरीके से होगा। अगर नया प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे आपका बैंकिंग लोन नहीं लेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ होती है वो क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सारे नुकसान हैं, जिसके कारण से इकोनॉमी का जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिम लग रहा है फॉर इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। दैट इज द थिंग दैट ऑथर हैज सेड। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है अगर इकोनॉमी को रिवाइव करवाना है आपको, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें भी देखा जा रहा है कि लोग शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट कम जाना पसंद कर रहे हैं। 20% रिड्यूस्ड मतलब कि कहना चाहिए फुटफॉल हो रहा है इन द मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स। 20% कम फुटफॉल हो रहा है। तो 20% कम फुटफॉल का मतलब क्या होता है? 20% कम फुटफॉल का मतलब ये है कि लोग पहले जहाँ 100 लोग जा रहे थे वहाँ पे अब केवल 80 लोग ही जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, जो पहले एक्सपेंडिचर होता था, वो सब घट जाएगा। दैट विल रिड्यूस, एंड वो रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस बात है इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचेगा। फिर बिजनेस कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो रहा है। एंटरप्रेन्योर्स लोगों को खतरा लग रहा है कि भैया बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो बंद हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल, है ना, जो बिल्कुल नई नई कंपनीज थी वो बंद हो गई। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कहा कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को देखते हुए समझ में आ जाता है कि इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करना उसको अभी इतना आसान नहीं होगा। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने ऐसा कहा है। इसके अलावा एक और चीज़ ऑथर ने कही कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी थोड़ा कम हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी थोड़ा कम हुई है। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारी चीज़ें देखते हुए कि ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें क्या चीज़ बताती हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो आपका मतलब इकॉनमी है उसका रिवाइवल काफ़ी टफ है। द रिवाइवल ऑफ इकॉनमी इज़ वेरी टफ, एंड गवर्नमेंट को बहुत जल्दी मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं कि इकॉनमी को रिवाइव करवाया जाए तो। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अगली न्यूज़ है भीमा कोरेगांव एनआईए फाइल्स द ड्राफ्ट चार्जेस। तो एनआईए ने अपनी ड्राफ्ट चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑल द एक्यूज्ड आर मेंबर्स ऑफ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुज मेन ऑब्जेक्ट इज टू एस्टैब्लिश द जनता सरकार, दैट इज द पीपल्स गवर्नमेंट वाया रिवोल्यूशन सपोर्टेड बाय अ कमिटमेंट टू प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड स्ट्रगल टू अंडरमाइन एंड टू सीज पावर फ्रॉम द स्टेट। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि जितने भी एक्यूज्ड थे वो सारे बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जिनका मेन एम ये है कि जनता सरकार बनाई जाए, यानी कि पीपल्स गवर्नमेंट। लेकिन ये पीपल्स गवर्नमेंट रहेगी स्टेट से पावर सीज करके एंड आर्म्ड स्ट्रगल करके। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर ग्रुप्ड अंडर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं आपको भीमा कोरेगांव के बारे में बता दूं। एक्चुअली भीमा कोरेगांव देखो तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक स्मॉल विलेज है भीमा कोरेगांव, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये जगह। 1818 का अगर आपको बैटल याद हो, जो 1818 का बैटल था, है ना, थर्ड बैटल हुआ था उस समय, एंग्लो मराठा बैटल था, एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। उसमें मराठा आर्मी को पेशवा बाजीराव टू ने लीड किया था, और ये बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट। तो इसमें क्या हुआ था, जो दलित कम्युनिटी के जो लोग थे तो वो ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया था उन्होंने। देवर अगेंस्ट द मराठाज एंड दे सपोर्टेड द ब्रिटिश डोमिनेटेड आर्मी, ठीक है ना। तो इस कारण से जो ये विक्ट्री हुई ब्रिटिशर्स की, उसको दलित अपनी विक्ट्री मानते थे। एंड दे ब्रिटिशर्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ विजय स्तंभ ऑल्सो। विजय स्तंभ यानी कि विक्ट्री पिलर जो था वो भी एस्टैब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। एंड it is commemorating thousands of Dalit community people from that, and they are paying respect every year on 1st of January। तो 1 जनवरी को हर साल रेस्पेक्ट दिया जाता है। 2018 में भी यही चीज़ हो रही थी, जिसमें कि एक इस तरह से मतलब कहना चाहिए कि ये लड़ाई झगड़ा वाला जो कंडीशन बना, ये बना उसी दिन को, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, प्ली अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन इन द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में प्ली किया गया है, और ये कहा गया है कि देख लो भैया, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये ब्रिजेस का या जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसको तुरंत आप बंद कर दो, है ना, उसको हटा दो। तो एनटीसीए के बारे में इस आर्टिकल में था, तो मैं थोड़ा एनटीसीए के बारे में बता दूं कि एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2005 दिसंबर को। 2005 दिसंबर में ये टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन से बनाई गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसमें पावर दिया गया एनटीसीए को, एंड ये कहा गया कि भैया आप प्लान बनाओगे टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, और प्रोजेक्ट टाइगर को आप इम्प्लीमेंट करोगे इंडिया में।
इसमें जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो सेटअप की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी कि मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स को अप्रूव करता है, स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स बनाता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है टाइगर कंजर्वेशन से रिगार्डिंग एंड पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, है ना। और एनटीसी का एक और काम है कि टाइगर सेंसस करना, हर 4 साल में टाइगर सेंसस को करने का काम किसका है, एनटीसी का। हर 4 साल में टाइगर सेंसस भी करता है, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो बिल्कुल है, वेदांता मेक्स गैस डिस्कवरी इन गुजरात। तो वेदांता ने गैस डिस्कवरी, नेचुरल गैस डिस्कवरी की है गुजरात में। एंड इसने ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत उसका मतलब इट हैज़ वॉन दैट ऑल्सो। OALP क्या है OALP, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है ना, वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत एक पॉलिसी है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई कंपनी एक्सप्लोरेशन करना चाहती है हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो सेलेक्ट कर सकती है किसी भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकती है विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड। विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड आप किसी भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।